विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस तासिका के अंतर्गत बीए तृतीय वर्ष षष्ठम सत्र आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र 14 के अंतर्गत के शेष पाठ्यक्रम को आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहे हैं। मित्रों, हमने गद्य साहित्य के अंतर्गत हिंदी कहानी उद्भव और विकास का प्रारंभ किया था। उसके अंतर्गत हमने लगभग हिंदी कहानी का उद्भव, हिंदी कहानी से तात्पर्य, हिंदी कहानी को वार्ता, कथा, शॉर्ट स्टोरी, गल्प आदि उससे संबंधित बातों को देखने के पश्चात एडगर एलन पो अमेरिकी विद्वान की परिभाषा, उसके साथ ही साथ मुंशी प्रेमचंद उपन्यास तथा कथा सम्राट का जो है तो उसके संबंध में जो अभिप्राय, इन तमाम बातों को देखने के पश्चात हमने हिंदी की पहली कहानी कौन सी और उसका क्रम कैसे परिवर्तित होता हुआ गया, अंततः हमें दिखाई देता है कि एक टोकरी भर मिट्टी तक हम आकर के आए। इस विकास क्रम के अंतर्गत जो है तो पहली कहानी के संदर्भ में जो है तो बातें देख चुके हैं। मित्रों, हमने हिंदी कहानी के विकास क्रम को अध्ययन के सुविधा के लिए 3 भागों में उसे जो है तो या 3 युगों में तकसीम किया हुआ, ये भी मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा। सर्वप्रथम हमने प्रेमचंद युग, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग तथा प्रेमचंदोत्तर युग, ऐसा 3 भागों में उसको विभाजित किया था। तो कहानी के उद्भव के साथ ही साथ हमने विकास क्रम के अंतर्गत, इससे पूर्व के तासिका के अंतर्गत प्रेमचंद पूर्व युग तथा प्रेमचंद युग को आप लोगों के सम्मुख रखा और उसके ऊपर जो है तो सविस्तार से चर्चा हमने की हुई है। मित्रों, मुझे लगता है कि पहले तासिका के अंतर्गत हमने हिंदी कहानी उद्भव और विकास के संबंध में जो बातें रखी थी, उसका सिंहावलोकन के रूप में या संक्षेप में या दूसरी भाषा में हम कहेंगे सार रूप में या निष्कर्ष था जो है तो पहले तासिका का निचोड़ मैंने आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास किया। मुझे अब लगता है कि हम इस दूसरी तासिका में हिंदी कहानी उद्भव और विकास का जो शेष भाग रहा हुआ है उसे प्रारंभ करने में कोई हर्ज नहीं। मित्रों, देख लीजिए, हिंदी कहानी उद्भव और विकास के अंतर्गत उद्भव परिभाषाएं तथा कहानी के पर्यायवाची शब्द और उसके साथ ही साथ कहानी से संबंधित प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और अब हम प्रेमचंद उत्तर युग यानी आखिरी तीसरे भाग की ओर क्या है बढ़ रहे हैं। उसके समापन के साथ ही साथ यहाँ पर कहानी उद्भव और विकास गद्य साहित्य के पाठ्यक्रम का इसका क्या है विराम हो जाएगा। तो देख लीजिए किस तरह से हमने प्रेमचंद युग में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आज्ञे जी, उसके साथ ही साथ जैनेन्द्र कुमार, हिलाचंद्र जोशी, यशपाल, इन महान अनुभवों ने किस प्रकार से प्रेमचंद के समकालीन होते हुए प्रेमचंद युग में कहानी को अपने अपने तौर से उसके विकास में किस प्रकार से योगदान किया, ये सब देखने के पश्चात अब हम इसी धारा से आगे या इसके मैंने जैसे कि पहले तासिका के समापन के समय में आपको कहा था कि कहानी विधा में बड़ा विस्फोट जो है तो प्रेमचंद उत्तर युग में हुआ है। प्रेमचंद उत्तर युग को हम स्वतंत्रता युग भी कह सकते हैं।
और मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय भी नहीं रहनी चाहिए और दो मत भी नहीं होना चाहिए। तो प्रेमचंद उत्तर युग या स्वतंत्रता युग जिसे हम कहेंगे, इसके अंतर्गत कहानी में क्या है, पर्याप्त विस्तृतता और वैविध्यपूर्णता क्या है आई भी हमें देखने के लिए मिलती है। इस युग की कहानियों की रचना भूमि में व्यापक विस्तार में और वैविध्यतापूर्ण रूप में जो है तो कथा वस्तुएं, कहानी की कहानियां हमें क्या है देखने के लिए मिलती है। द्वितीय विश्व युद्ध की भयावह छाया के अतिरिक्त देश विभाजन और उसके परिणाम स्वरूप हिंसात्मक रक्तपात की विभीषिका इस युग के कहानीकारों के मन मस्तिष्क को आक्रांत किए रही है। दूसरी ओर स्वतंत्रता प्राप्ति का उल्लास निरंकुश भ्रष्टाचारी उदंडता से किस प्रकार की मोहभंग की यंत्रणा में बदल गया, उससे भी इस युग के कहानीकार अप्रभावित नहीं रह सकते हैं। इधर औद्योगिक प्रगति की कोख में उत्पन्न यांत्रिकता, संत्रास, कुंठा, दारिद्र्य, बेरोजगारी, अविश्वास, अकेलापन आदि अमानुषिक संतानों का तांडव मानवीय संवेदनाओं की कोमलता के विध्वंस में प्रवृत्त है। संवेदनशील कहानीकारों के लिए इस सघन घटाटोप में से अपनी राह बना पाने में पर्याप्त समय लगाना स्वाभाविक था और यही कारण है कि प्रेमचंद उत्तर युग, जिसे व्यवहारिक दृष्टि से स्वतंत्र उत्तर युग कहना भी क्या है उचित होगा, में जहां जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, उपेंद्रनाथ आश्क, यशपाल, भगवती चरण वर्मा आदि पूर्ववर्ती कहानी परंपरा के वाहक कथाकार यथा किंचित बदली मुद्राओं के साथ साथ लेखन में जो है तो प्रवृत्त रहे हैं। वहां अधिकांश कहानीकारों ने नई राहों की तलाश जारी रखी। उनमें से कुछ ने कहानी विधा को सर्वथा नया आयाम दिया, कुछ ने उसके पुराने स्वरूप का परिष्कार किया और कुछ ने एक समांतर कहानी जगत का ठाट खड़ा करके अपनी साहित्यिक क्षमता प्रदर्शित की। इस दृष्टि से प्रेमचंद उत्तर युग की कहानियों को परंपरागत, आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक आदि वर्ग के अतिरिक्त अनेक नए वर्ग में भी रखकर उनका अध्ययन किया जा सकता है। यथा या जैसे मसलन हम उदाहरण के तौर पर आप लोगों के सम्मुख आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिकता से हटकर जो पहलू इस प्रेमचंद उत्तर युग में या स्वतंत्रोत्तर युग में आ रहे हैं, उसका यहाँ पर क्या है आप लोगों के सामने संकेत दे रहे हैं। देख लीजिए, इसमें आंचलिक कहानी है, नई कहानी है, सचेतन कहानी है, अकहानी है, समकालीन कहानी है ना। तो आदि जो है तो हम यहाँ पर उसके नए और नए से नए रूप जो है तो देखने के लिए क्या है इस प्रेमचंदोत्तर युग में दृष्टिगोचर होने वाले हैं। आंचलिक कहानियों के पुरोधा फणीश्वरनाथ रेणु है, जिनकी तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, ठेस आदि कहानियां भारतीय ग्राम आंचल के अंतर्मन को सहजता से उभार कर हमारी आंखें खोल देती है। ग्राम जीवन का चित्रण प्रेमचंद तथा उनके समकालीन अन्य अनेक कहानीकारों ने भी किया, किंतु वो स्थूल और बाहरी है। फणीश्वरनाथ रेणु ने न केवल कथा वस्तु और कथ्य के धरातल पर अपितु
भाषा, शिल्प, प्रतीक, मुहावरों के स्तर पर भी गांव की आत्मा की कहानियों में जो है तो साकार करने का कार्य किया। इसका कारण यह है कि वे स्वयं इन कहानियों में मौजूद है। अन्य पूर्ववर्ती कहानीकारों की भांति केवल दर्शक या पर्यवेक्षक वे नहीं थे। उनकी कहानियों में मिट्टी की सूंधी गंध थी, अछूते वातावरण में स्वच्छंद रोमानी जिंदगी झूम गई, मानो मन की आदिम सरसता कान की बाड़ियों की भांति लोरी बन गई है। इसी क्रम में हमें दिखाई देता है कि मार्कंडे की गुलेरी के बाबा और हंसा जाई अकेला, शिवप्रसाद सिंह की दादी माँ, वशीकरण, शाकामृग, खैरा पिपरा, कभी न डोले, कर्मनाशा की हार आदि ग्राम कथाओं का भी उल्लेख किया जाता है। ये भी प्योरली यह हमें दिखाई देता है कि शुद्ध रूप से आंचलिकता को, आंचलिक कहानियों में या आंचल के परिवेश को लेकर चलने वाली जो है तो कहानियां यहाँ पर प्रतीत होती है। नई कहानी अन्य परवर्ती अथवा समकालीन कहानियों को पुराना सिद्ध करने के लिए नहीं, अपितु वस्तु, रूप, संवेदना और शिल्प के धरातल पर एक अछूते नएपन को लेकर अस्तित्व में आई है। नई कहानी पूर्ववर्ती जो समकालीन कहानियां हैं उसको नीचा दिखाने या पुराना सिद्ध करने, इसके लिए नहीं, अपितु उसमें जो वस्तु है, रूप है, संवेदना है, उसका शिल्प जो है, इस एक अछूते नएपन को लेकर अस्तित्व में क्या है आई हुई हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। इस कोटि की कहानियों में वर्तमान में भीगे हुए और भागे जा रहे जीवन की कटी फटी अधूरी चित्रित तस्वीर झलकती है। देख लीजिए, आरोपित विचार या दृष्टिकोण के रंगों से निर्मित सांच ढली तस्वीर नहीं है। इन कहानियों का बनावट, प्रतीक पद्धति, भाषा शैली सभी में नयापन है। अलंकृति या अलंकार, बिंब और सांकेतिकता को भी इन्होंने क्या है नए संदर्भ दिए हुए हमें दिखाई देता है। इनके कथानक और कथ्य स्वतंत्र उत्तरकालीन जीवन की समग्र जटिलताओं का वर्णन करते हैं। वे हमारे अंतस्थल के उन कोनों को छूते हैं जहां पहले के कहानीकार नहीं झांक पाए थे। पहले से भी अधिक आगे विकसित रूप इस प्रेमचंद स्वतंत्र प्रेमचंद उत्तर युग के अंतर्गत हमें क्या है देखने के लिए मिलता है। कहानी के परंपरागत रूप विधान और तत्व की दीवारों से घिरे रचना शिल्प को नई कहानी स्वीकार नहीं करती। उनके लिए एक ही तत्व है, नवीन मानव मूल्य, नई कथन भंगिमा, नया भाव सत्य, ऐसा नया शिल्प जो शिल्प न होकर सहज अभिव्यक्ति है। नई कहानी के रचनाकारों में अग्रणी है मोहन राकेश। मोहन राकेश की कहानियों में परिवर्तन की बलवती आकांक्षा, वर्तमान में जीने का दर्शन, साहित्य और समाज की थूती मर्यादाओं की अस्वीकृति और उनसे मुक्ति पाने की प्यास मिलती है। उनकी कहानियों के भीतर ही कोई पात्र कहानी की मूल संवेदना से क्या है मुखरता है। जैसे मलबे का मालिक, पांचवें माले का फ्लैट, परमात्मा का कुत्ता, आदर्श बदला, जानवर और जानवर, मवाली आदि कहानियां इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो राजेंद्र यादव भी इसी कोटि के जो है तो कहानीकार हैं। इनकी कहानियों को भी आप देखें तो नए कहानी के रचनाकार के जो
नए कथन, नए भाव, नए शिल्प, नए मानवीय मूल्य को वहां पर जो अभिव्यक्त किया गया है, इनके कहानियों में दृष्टिगोचर होता है। देखिए, जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव की स्कूटी की जो कहानी है, उसके संबंध में मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। जहाँ लक्ष्मी कैद है, टूटना, छोटे छोटे ताजमहल आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। इस वर्ग के अन्य कहानीकारों में भीष्म साहनी, चीप की दावत, खिलौना आदि इनकी जो है तो क्या है कवि कहानियां हमें देखने के लिए मिलती है। अमरकांत की डिप्टी कलेक्टर, जिंदगी और जो, दोपहर का भोजन, इस प्रकार की कहानियां भी हमें जो है तो नई कहानी के नए कथानक को, नए भाव को, नए शिल्प को जो है तो अभिव्यक्त करने में सहज संभव हुई भी देखने के लिए मिलती है। तो इतना ही नहीं, कमलेश्वर की नीली झील, निर्मल वर्मा की दहलीज, तीसरा गवाह, राजकमल चौधरी, मुद्रा, राक्षस, ज्ञान रंजन, प्रयाग शुक्ला, गिरिराज किशोर आदि के नाम यहाँ पर क्या है उल्लेखनीय है। तो विद्यार्थी मित्रों, नई कहानी के रचनाकारों में इनके अलावा भी कुछ कहानीकार जो है तो क्या है शेष है। सभी को गिनाना हमारे लिए जो है तो क्या है संभव नहीं है। तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रचनाकारों को और उनकी रचनाओं को यहाँ पर सम्मुख रखते हुए, जिसके अंतर्गत नवीन मानवीय मूल्य, कथा, नई कथा भंगिमा, नए भाव, सत्य और नए शिल्प विधान का जो है तो सहज रूप से अभिव्यक्तिकरण हुआ है। ऐसे विद्वानों को मैंने आप लोगों के सम्मुख रखने का एक क्या है प्रयास किया हुआ है। इसके बाद की जो कहानियां हैं, मैंने कहा आपको कि प्रसादोत्तर युग में कहानी का विस्तार बड़े पैमाने पर क्या है बढ़ा हुआ है। उसका जो है तो वैविध्यपूर्ण मामला, और फिर उसमें विश्व युद्ध जैसी भयावह स्थिति की जो है तो क्या है हालात, फिर उसमें जो है तो बंटवारा यानी कि तकसीम या हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग होने के पश्चात इधर से उधर और इधर से हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान की ओर अवगमन करने वाले जो यात्री लोग, जन समुदाय और उनकी जो है तो संवेदना, उनके जो है तो क्या है प्रश्न, इन तमाम बातों को यहाँ पर जो है तो क्या है एक के बाद एक विद्वानों ने अपने नई कहानी के अंतर्गत उनको स्थान दिया हुआ है। इतना ही नहीं, तो आपने देखा होगा कि समकालीन कहानी, नई कहानी के पश्चात सचेतन कहानी के संबंध में भी जो है तो मैं क्या है कुछ बातें आप लोगों के सम्मुख रखते हुए, कहानी विधा का किस प्रकार से प्रेमचंद के पश्चात स्फोट हुआ है, एक एक पहलू आपको यहाँ पर क्या है वो जो है तो उसका जो है तो महत्ता को आपके सम्मुख रखने वाला है। जैसे कि हमने देखा प्रेमचंद या प्रसाद के समय की जो कहानियां थी वो किस प्रकार की थी, और उसके पश्चात की कहानियां, और उसमें जैसे कि समकालीन कहानी, नई कहानी, सचेतन कहानी और अकहानी तक के क्या है मामला एकदम आगे से आगे विकसित रूप में बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। तो देख लीजिए मित्रों, सचेतन कहानी को पहले कुछ आलोचकों ने नई कहानी की प्रतिक्रिया माना, किंतु धीरे धीरे ये भ्रांति दूर हो गई। सचेतन कहानी वस्तुतः नई कहानी के सहज विकास का ही एक क्या है प्रवर्तित सोपान या चरण है, जिसकी मान्यता यह है कि कहानीकार वर्तमान अंतर्विरोध और जटिलताओं में स्वयं न खो जाए, अपितु सचेत होकर उनके स्वरूप को उभारे। चिरंतन मानवीय आस्था, सहज आत्मविश्वास और स्वस्थ जीवन दृष्टि इस वर्ग की कहानियों का मूल स्वर रहा है। अतः उसमें फुअड़, अश्लीलता, यौन ग्रंथियों से पराजित होने की मनोवृत्ति और मात्र विसंगतियों को मुखरता से परहेज है। महिप सिंह, राजकुमार ब्रह्मर, आनंद प्रकाश जैन,
वेदराही, नरेंद्र कोहली, सुखबीर, योगेश गुप्त, मनोहर चौहान आदि सचेतन कहानी के प्रमुख रचनाकारों के अंतर्गत हमें जो है तो क्या है दृष्टिगोचर होते हैं। तो मित्रों देख लीजिए, इस स्वतंत्रता पूर्व की या स्वतंत्रता काल की कहानियां, या जिसे हम प्रेमचंद उत्तर युगीन कहानियां जो कह रहे हैं, उसके अंतर्गत के कहानियों के संबंध में भी मैं कुछ चलते चलते बातें आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, कहानी में जुड़ा विशेष अ मूलतः अस्वीकृति का सूचक है, या अस्वीकृति कहानी के परंपरागत तत्व की है, या उसमें चित्रित होते रहने वाले मूल्य की अथवा दोनों की। ये प्रश्न अभी आलोचकों के स्तर पर पूर्णता नहीं सुलझ पाया। अंग्रेजी के एंटी स्टोरी शब्द को ही संभवतः कहानी पर्याय दिया गया है। इस वर्ग की अधिकांश कहानियां देखने पर लगता है कि आज के चित्र का या चित्रण का कैनवास बनी है। कहानी लेखकों में सर्वश्री दुधनाथ सिंह, जिनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं रीज, सुखांत, विजेता आदि। रविंद्र कालिया, 9 साल छोटी पत्नी, एक डरी हुई औरत आदि। ज्ञान रंजन की पिताद्वय, छलांग आदि। कृष्ण बलदेव वैद की नीला अंधेरा, त्रिकोण आदि कहानियां हम यहाँ पर क्या है देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ रमेश बख्शी, पिता दर पिता, सुदर्शन चोपड़ा, सड़क दुर्घटना आदि के नाम उल्लेखनीय है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा कतिपय विशिष्ट महिला कहानीकारों का उल्लेख किए बिना अधूरी ही रह जाएगी। इसलिए हम जो है महिला कहानीकारों के योगदान को भी यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदी की प्रथम कहानीकार के रूप में श्रीमती बंग महिला का नाम सर्वज्ञात है। स्वतंत्रता पूर्व की कहानी लेखिकाओं में कमला देवी चौधरी और सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम प्रमुख है। इनकी कहानियां पारिवारिक जीवन की सौम्यता का हृदय स्पर्श चित्रण करने वाली है। तो स्वतंत्रोत्तर युग में कहानी लिखने वाली महिला लेखिकाएं जीवन की विभिन्न छवियां अंकित करने में पर्याप्त सफल रही है। इसके अंतर्गत उषा प्रियवंदा, शशि प्रभा शास्त्री की कहानियां सामाजिक विसंगतियों के बीच कराती मानवीय संवेदनाओं को उभारने में प्रवृत्त है। तो मन्नू भंडारी, ममता कालिया, कृष्णा सोप्ती, निरुपमा सेवती, मेहरुन्निसा परवेज, दीप्ति खंडेलवाल, शिवानी मृदुला गर्ग और मंजुल भगत आदि के नाम नारी की स्वायत्त अस्मिता को उभारने के दृष्टि से बहुचर्चित है। इन्होंने अपने साहसिक लेखन द्वारा कहानी जगत में चित्रित इंद्रधनुषी नारी छवियों के साँचे बदलकर उन्हें अपने सहज यथार्थ रूप में ढाला हुआ हमें दिखाई देता है। उनकी आशाओं, आकांक्षाओं और अस्मिताओं को तो एक साहित्यिक धरातल प्रदान किया हुआ देखने के लिए मिलता है। इसी बीच छठे दशक के पश्चात हिंदी कहानी ने इतने तेवर बदले हैं कि साठोत्तरी कहानी के अनेक बिंदुओं पर स्वयं को अपने से पहले की कहानियों से अलगाती दिखाई देती है। यानी कि उत्तरोत्तर यहाँ पर कहानी का रूप स्वरूप निरंतर बदलता ही नजर आ रहा है। संक्षेप में या सार रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी कहानी आज अपनी विविधता और समग्रता में विकास और
प्रौढ़ता के उस शिखर पर पहुंच चुकी है जहां उसे अन्य साहित्यिक विधाओं के समांतर उसकी निजी विशिष्टताओं के साथ अलग रूप में या अलग रूप से पहचाना जा सकता है। हिंदी कहानी आज गंभीर अध्ययन और शोध के स्तर पर भी अपना एक विशिष्ट स्थान बना चुकी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आगामी कहानी लेखक अनेक नूतन संभावनाओं को सहकार कर साकार करेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने आज के इस तासिका के अंतर्गत आप लोगों के सम्मुख हिंदी कहानी उद्भव और विकास के भाग को जो है तो क्या है समाप्त करने का प्रयास किया। लगभग हिंदी कहानी उद्भव और विकास के लिए हमने 2 तासिका का इस्तेमाल किया। पहले भाग में हमने हिंदी कहानी उद्भव और विकास के प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग तक का हिस्सा देखा था और अंतिम तासिका में यानी दूसरी तासिका में हमने हिंदी कहानी उद्भव और विकास के अंतर्गत इससे पूर्व की तासिका का सिंहावलोकन करते हुए हमने प्रेमचंद उत्तर युग या स्वतंत्र युग को आप लोगों के सम्मुख रखकर हिंदी कहानी उद्भव और विकास का यहाँ पर क्या है पूर्ण रूपेण चित्रण किया हुआ है। मुझे लगता है आप भली भांति से अवगत हुए होंगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।